गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटे। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर सेकंड का ह्यूमन सिस्टम का रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपर पार्ट है जिसे कहते हैं नोज, फेरिंग्स, इनके बारे में डिस्कस किया था। देन आफ्टर लोअर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया के बारे में डिस्कस किया, ब्रोंकी के बारे में डिस्कस किया, ब्रोंकियोल्स के बारे में डिस्कस किया, देन आफ्टर लंग्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट, रेस्पिरेटरी मसल्स। ये मसल्स क्या होती हैं और ये मसल्स हैं कैसे एक रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, ब्रीथिंग प्रोसेस में ये हेल्प करती हैं। आपने पहले स्टडी की है कि लंग्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स के अंदर। मैंने पहले डिस्कस किया था, ये अपर पार्ट होता है, ये थोरैक्स कैविटी होती है, लोअर पार्ट्स ये होती है एब्डोमेन कैविटीज। जो थोरैक्स कैविटी होती है, उस थोरैक्स कैविटी में रिब्स केज होते हैं, इन रिब्स केज के नीचे टू लंग्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होती है ये और पिंक शेड के होते हैं, टू लॉब्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्मॉल होता है और राइट हैंड साइड है ये एनलार्ज होता है कंपैरिजन द लेफ्ट हैंड साइड। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है जो रिब्स केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। आज हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स। तो रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होती हैं बेटे और किसमें ये हेल्प करती हैं, कहाँ होता है ये। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ट्रैकिया है और ये नीचे है ब्रोंकी है, ये ब्रोंकी है डिवाइड हो गई है। ये क्या है, ये लंग्स है। व्हाट इज लंग्स। अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो नीचे यहाँ एक थिन लेयर होती है, यहाँ पर जो थोरैक्स कैविटी को एक एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। तो आपको ये लाइनिंग दिख रही है, दैट इज ए थिन लाइनिंग दैट सेपरेट फ्रॉम thoracic cavity, from thoracic cavity to abdominal cavity, that is called diaphragm। क्योंकि ये डायफ्राम, तो ये क्या होते हैं हमारे, तो what is this diaphragm? Diaphragm is a membranes that separate from thoracic cavity to abdominal cavity। thoracic cavity को abdominal cavity से ये separate करती है। Whenever, जब ये diaphragm होता है ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने से थोड़ा क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट। फ्लैट होने से ये जो थोरैसिक कैविटी का स्पेस है इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। सो एयर प्रेशर इन द लंग्स, लंग्स के अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो एयर प्रेशर इन द लंग्स इज डिक्रीज। सो आउटर एयर, एनवायरमेंटल एयर एंटर इनटू द लंग्स, एंटर इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर क्या करती हैं, एंटर करती है। ओके, और whenever diaphragm is relaxed, जब डायफ्राम क्या हो जाता है,
रिलैक्स हो जाता है, इट्स मूव अपर साइड, कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो इंटरनल एक सरफेस या इंटरनल एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज डिक्रीज, क्या हो जाती है, थोरेसिक कैविटी का जो स्पेस है, जो एरियाज है, वो डिक्रीज हो जाता है। सो एयर प्रेशर इज इंक्रीज इन द लंग्स, therefore CO2 is released in the environment, ऑक्सीजन सॉरी CO2 है वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर दी जाती है। अब इसमें ये देखा गया है कि इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, कैसे ये काम करता है। तो फिजियोलॉजी के लिए बेटे फिजियोलॉजी में दो टाइप्स के हम रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, क्या बेटे, ऑक्सीजन है, सबसे आपने पहले बताया था कि लास्ट पार्ट वो कौन सा होता है हमारे लंग्स के अंदर, वो होता है एल्वियोली। तो ये ऑक्सीजन है एल्वियोली से किसमें ट्रांसफर होती है, ब्लड्स के अंदर ट्रांसफर होती है, ठीक है। क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे एल्वियोलिस के अंदर ऑक्सीजन एंटर होती है तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोलिस के अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो डिफरेंसेस हो गया एयर प्रेशर का कि एल्वियोली में ऑक्सीजन का एयर प्रेशर है वो मैक्सिमम है और ब्लड्स के अंदर क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इसमें कंसंट्रेशन एल्वियोली में ज़्यादा है, किसकी, O2 की, और ब्लड्स के अंदर है वो क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन है किधर से किधर की ओर मूव करेगी, एल्वियोली टू ब्लड्स। तो इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन एंटर इनटू ब्लड फ्रॉम द एल्वियोली, ओके, अंडरस्टैंड, because difference is concentration of the O2. So external respiration is the first part. In this part, oxygen, ये कह सकते हो gases enter into blood from the alveoli. alveoli से blood है, blood के अंदर ऑक्सीजन क्या करती है, एंटर करती है, ओके, अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल मींस होता है कि जो ऑक्सीजन ब्लड्स के अंदर है मिक्स हो गई है, जाके एंटर कर गई है, वो आगे फर्दर कहाँ मूव करेगी। तो इसमें क्या होता है कि गैसेस कौन सी और कहाँ से काम मूव करेंगे, फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज और कह सकते हैं या सेल। तो इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन कहाँ से डिफ्यूज होगी, फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज के अंदर ये जाएगी, सेल्स के अंदर जाएगी, जहां पर इसको लास्ट में जाना है, लास्ट तक ट्रांसमिट होना है, और वहां जाकर ये जो फूड होता है, जो स्टोर होता है सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में, उसका ब्रेक यानी डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन किसके थ्रू होगा, ऑक्सीजन के थ्रू, और यही होती है मेन रेस्पिरेशन, जिसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन दिस रेस्पिरेशन
ग्लूकोज जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज इज डिकम्पोज और कह सकते हो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। देखो ऑक्सीडेशन का मेन जो मोटिव होता है, मेन एम्स होता है, मेन टास्क होता है रिलीज एनर्जी। वो एनर्जी रिलीज कब होगी? जब सेल्स के अंदर प्रेजेंट, सेल्स के अंदर प्रेजेंट क्या ग्लूकोज, उस ग्लूकोज का क्या होगा? डिकम्पोजिंग, ऑक्सीडेशन होगा, तभी क्या रिलीज होगी? एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी में क्या आ गया? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इंटरनल। अब ये रेस्पिरेटरी मसल्स कैसे हेल्प करती हैं? इसमें देखो कब होता है, एक होता है इनहेलिएशन और एक होता है एक्सहेलिएशन। एंड इनहेलिएशन में ऑक्सीजन है बॉडी के अंदर एंटर करती है और एक्सहेलिएशन में बॉडी से CO2 रिलीज होती है। ये प्रोसेस कैसे होती है? प्रैक्टिकल हम ही देख सकते हैं कि whenever contraction in the muscles of ribs cavity, जब रिब्स कैविटी है उस रिब्स केज की जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिब्स केज है ये बाहर की ओर आई है, इस वजह से इस यहाँ का एरिया है, यहाँ का इंटरनल सरफेस है या इंटरनल वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज हुई है और यहाँ जो डायफ्राम था वो क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट होने से ये फ्लैट हुआ है, फ्लैट होने से अंदर थोरेस कैविटी की जो इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, सो एयर प्रेशर डिक्रीज इन द थोरेसिक कैविटी और कह सकते हैं लंग्स। सो ऑक्सीजन ए गैसेस एंटर इनटू द लंग्स। ये फर्स्ट है, इसे कहते हैं इनहेलिएशन, यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना। तो इसमें कौन कौन सी चीजें वर्क की हैं? उसमें एक चीज वर्क की है रिब्स केज की मसल्स, दूसरा वर्क किया है डायफ्राम में। किसने वर्क किया है? डायफ्राम में। पहला वर्क किसने किया है? मसल्स ने। दूसरा वर्क किया है रिब्स केज ने। तीसरा वर्क किसने किया है? डायफ्राम ने। ओके, अब इसके बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होती है, वो होती है एक्सहेलिएशन। इसमें बिल्कुल अपोजिट होगी। मसल्स ऑफ द रिब्स केज इज रिलैक्स, सो रिब्स कहाँ जाएंगी? अंदर की ओर, ठीक है, इनसाइड, अंदर की ओर जाती है। एंड डायफ्राम इन रिलैक्स पोजीशन, डायफ्राम क्या हो जाता है? रिलैक्स पोजीशन में हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वापिस फ्री स्टेट में आ जाता है ऐसे। सो वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity is decreased. So air pressure in the lungs is also increase. So CO2 release from lungs into outer environment. outer environment के अंदर क्या करती है? एंट्री। तो इस समय हम क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग कर। तो ब्रीथिंग में दो स्टेप चलती हैं। फर्स्ट इनहेलिएट होती है, इनहेलिएशन होता है किसका? O2 का, ठीक है। सेकंड स्टेप है CO2 का, एक्सहेलिएशन हो रहा है, यानी CO2 है वो रिलीज हो रही है। ये सारी प्रोसेस किसकी हेल्प से होती हैं? ये रेस्पिरेटरी मसल्स की हेल्प से होती हैं। इन रेस्पिरेटरी मसल्स इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करेगी और CO2 एग्जिट होगी। दैट इज ए फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन। ओके, फिर रिपीट करता हूँ। डायफ्राम के बारे में फिर रिपीट कर रहा हूँ। डायफ्राम इज ए thin layer like structure that separate from thoracic cavity to abdominal cavity। जो हमारा नीचे वाला भाग है, पेट वाला, स्टमक वाला, ये कहते हैं टमी वाला पार्ट, ये होता है एब्डोमेन। ऊपर वाले पार्ट्स में होते हैं
ये जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लाइक दैट लंग्स, ठीक है। ये सॉफ्ट ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करती है रिब्स की, जैसे हार्ट है, पेनक्रियाज है, लीवर है, लंग्स हैं, इस टाइप के सॉफ्ट ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करती है। साथ ही में ये जो इसके साथ जो मसल्स कनेक्ट रहती हैं रिब्स के साथ या डायफ्राम, ये रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हमने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें डायग्राम को समझना पड़ता है। सबसे पहले हम डायग्राम मेंशन करेंगे, उसी के बेस पे हम पूरी स्ट्रक्चर को मेंशन कर सकते हैं। तो एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट पार्ट अपर पार्ट। अपर पार्ट्स में क्या गया, नोज, फेरिंग्स, नोज एंड फेरिंग्स। फेरिंग्स के कितने पार्ट्स बताए मैंने, पहले बताए थे नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। एंड लोअर पार्ट्स के अंदर मैंने एक चीज बताई थी, लोअर पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट होता है ट्रैकिया। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 5 इंच लेंथ होती है इसकी, और इसमें सी शेप के कार्टिलेज के बने क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं, जो इसको कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड मैंने बताया कि ये ट्रैकिया है, थोरेसिक पार्ट में जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, जिसको क्या कह रहे थे हम, जैसे ये डिवाइड हो रही है ब्रोंकी। ब्रोंकी फर्दर है स्मॉल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर डिवाइड हो रही है, जिनको बोलते हैं हम ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स उसके बाद थिन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर और डिवाइड हो रही है, इसके बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। और लास्ट है जो पार्ट्स हमने डिस्कस किया वो लंग्स का, और आज हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी मसल्स। ओके, आज के लिए वीडियो इतना ही है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।